साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बीच में विवेक दुबे जी हैं, प्रदेश संयोजक संविधान अधिकार मंच। हम आपका भी स्वागत करते हैं दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। साथियों, आपके जो सवाल आ रहे थे लगातार अलग अलग माध्यम से, फेसबुक में, व्हाट्सएप में या डायरेक्ट फ़ोन करके आप हमसे सवाल जो पूछ रहे थे, उन सभी सवालों के लिए हम लोगों ने सोचा, मैंने और विवेक भाई ने, कि क्यों ना आपके सवालों का एक जगह एक साथ जवाब दिया जाए, जिसके लिए हम फेसबुक या यूट्यूब लाइव करने की सोच रहे थे। आज हम आपके उन्हीं सवालों के जवाब लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हैं। आपके सारे सवालों के जवाब विवेक भाई यहाँ पर देंगे। तो हम सीधे सवाल की ओर चलते हैं। और विवेक भाई, पहला सवाल जो है वो यह है कि 2 वर्ष से ज़्यादा सेवा पूर्ण कर चुके टीचर्स के वेतन निर्धारण कैसे करेंगे? क्या कोई वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, यह विभाग का काम है। हमको सिर्फ यह देखना है कि हमको नुकसान ना हो। तो जितने भी 8 वर्ष से कम अवधि वाले शिक्षाकर्मी साथी थे, सबको पता है कि हमको 8 वर्ष सेवा पूर्ण करना ही पड़ता पिछली सरकार के नियम से। इस सरकार ने 2 वर्ष कर दिया, तो स्वाभाविक बात है कि जो चीज़ आपको 8 साल बाद मिलती वो अब आपको 2 साल बाद मिलेगी। तो मिनिमम उतना तो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपको यह जानना है कि आपको कितना वेतन मिलना है, तो आप CGSTU गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप है, उसमें हमने वेतन चार्ट डाला हुआ है। उस चार्ट में देखिए और हर का पहला लाइन जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे व्याख्याता है तो व्याख्याता के लिए पहला लाइन, जो सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक तो शिक्षक, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना DA मिलना है, कितना HRA मिलना है, ठीक है, कितना गतिरोध भत्ता मिलना है, आपको सब पता चल जाएगा। और उतनी ही राशि आपको 1 दिसंबर वाला जो वेतन रहेगा नवंबर माह का, उसमें मिलेगा। ठीक है, उससे कम आपको नहीं मिल सकता। रही बात वेटेज की, विभाग वेटेज देता है तो स्वागत है उसका, लेकिन अभी फिलहाल हम वेटेज के बारे में इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि पहली प्राथमिकता सभी शिक्षाकर्मी साथियों का निर्विवाद रूप से संविलियन कराना है। संविलियन होने के बाद सरकार वेटेज देती है नहीं देती है, फिक्सेशन कैसे होता है, वो जल्द ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उस पर आगे निर्णय लेंगे। लेकिन 8 साल से कम सेवा अवधि वाले किसी भी साथी को कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है। दोनों कंडीशन में वेटेज मिलता है तब तो एक्स्ट्रा लाभ ही है, नहीं भी मिलता है तो भी हमको फ़ायदा है, क्योंकि जो चीज़ हम 8 साल में पाते, 8 साल के बाद पाते, वो हम पहले पा रहे हैं। कोई हो सकता है 1 साल पहले पा रहा हो, कोई हो सकता है 4 साल पहले पा रहा हो, लेकिन सबको लाभ है। तो अभी वेटेज पर ध्यान मत दीजिए, जो मिल रहा है पहले उसको ले लीजिए। इसी के साथ एक सवाल यह था कि जिनका 2 साल अभी हुआ है जी और जिनका 8 साल हो चुका है, दोनों का सम्मिलन एक साथ होने जा रहा है, तो दोनों के वेतन में क्या कोई अंतर रहेगा? फिर वही आंसर कि रहे या ना रहे, आदमी हमेशा दुखी तब होता है जब वो दूसरे के सुख को देखने लगता है। बहुत सारे ग्रुप में ये लिखा भी जाता है कि 2 साल वाले अभी पा रहे हैं। भाई क्या हो रहा है, आपके वेतन से तो काट के दे नहीं रहा है उनको। आपके वेतन से कहीं कोई नुकसान हो नहीं रहा है, ना आपके वेतन से कोई हिस्सा दिया जा रहा है, सरकार उसको अपने हिस्से में से दे रही है। तो दोनों का अगर बराबर भी रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरिष्ठता का सरकार ध्यान रखेगी रखेगी, हो सकता है उसके लिए कुछ राशि ज़्यादा भी दे। लेकिन जब ये होगा तो फिर पूरे सभी साथियों को, जो इससे पहले संविलियन हुए उनको भी मिलेगा। तो थोड़ा सा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस पर सरकार निर्णय लेगी, लेकिन हमको अभी इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर 8 वर्ष के बराबर भी देता है, 2 वर्ष, जैसे मेरा 6.5-7 साल हो गया कंप्लीट, लगभग मैं 7वें के कगार पे आ गया हूँ। अगर 2 साल वाले को मेरे बराबर भी देता तो मुझको कोई चिंता नहीं है। भाई मुझको जो 1 साल बाद मिलता वो मुझको अभी मिल रहा है। मैं सिर्फ अपने लाभ को देखूँ, मैं ये क्यों तुलना करूँ कि 2 वर्ष वाले को मेरे बराबर मिलेगा कि मुझसे ज़्यादा मिलेगा। भाई कम नहीं मिलेगा। अगर आप व्याख्याता हैं तो आपको लेवल 9 का न्यूनतम मिलेगा, अगर आप शिक्षक हैं तो लेवल 8 का न्यूनतम मिलेगा, और लेवल 6 का न्यूनतम मिलेगा अगर आप सहायक शिक्षक हैं। केकड़े की लड़ाई में अगर रहेंगे, पैर खींचते रहेंगे एक दूसरे का कि उसको मेरे बराबर कैसे मिल रहा है, तो कोई भी लाभ नहीं पाएगा। शांत रहेंगे, एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और सिर्फ अपने हित को देखेंगे, यानी मेरे विकास से सभी का विकास हो रहा है मानकर चलेंगे तो सबका विकास हो जाएगा, और दूसरे के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए हमने उस समय भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ और मैं बार बार कहूँगा, सरकार जो भी देगी उसका स्वागत है, लेकिन जो हम पहले थे उससे हम बेहतर स्थिति में जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन मतलब अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता, उसका मतलब आपको मेडिकल अलाउंसेस का फायदा, आपको सभी प्रकार का लाभ जो स्कूल शिक्षा विभाग कर्मचारी को मिलता है वो मिलेगा। बड़ा लाभ है, खुले दिल से, बड़े दिल से उसका स्वागत कीजिए। और आपसे जूनियर साथी को कितना देता है उस पर ध्यान मत दीजिए, सीनियर आप ही रहेंगे, क्योंकि
आपकी नियुक्ति पहले हुई है तो वरिष्ठता क्रम में आपका नाम ऊपर आएगा। वह सबसे बड़ा लाभ है आपको। भविष्य में पदोन्नति के लिए या अन्य किसी लाभ के लिए भी आप ऊपर ही रहेंगे। तो नीचे वाले के वेतन को मत देखिए, केवल अपने वेतन को देखिए। अगर आपके वेतन में कोई कमी है तो हमको बताइए। बहुत बढ़िया। एक ये था कि बहुत सारे लोगों का 2 साल जो है वो अभी नवंबर में भी पूरा नहीं हुआ रहेगा। कुछ लोग का अभी अगस्त में पूरा हुआ है, सितंबर में पूरा हुआ, अक्टूबर में पूरा हुआ है। अभी जो संविलियन होगा तो उसमें क्या जिनका 2 साल जुलाई में पूरा हुआ था उनका ही बस संविलियन होगा, कि अभी नवंबर तक जिनका 2 साल हो चुका है उनका होगा, और जिनका नवंबर में भी 2 साल नहीं हुआ है उनका क्या होगा? देखिए, 1 नवंबर तक जिसका भी 2 साल पूरा हो चुका है उन सबका संविलियन होगा। स्पष्ट आदेश है, लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है, नगरीय प्रशासन विभाग का आदेश है, पंचायत विभाग का आदेश है। उसमें तो कहीं कोई भ्रम वाली बात नहीं है। 1 नवंबर के दिन भी अगर आपका 2 साल पूरा हो रहा है तो आप उस सूची में शामिल होंगे, आपका संविलियन होगा। चंद एक्सेप्शनल केस हैं जिसको हम हिंदी में अपवाद कहते हैं। वह वो लोग हैं जिन्होंने या तो न्यायालय से लड़ाई जीत कर पाई थी, यानी जो नियुक्ति 2017-18 में हुई थी उसमें अगर किसी ने न्यायालय जाकर वो लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद उसे थोड़ा लेट से नियुक्ति मिली थी, उसका मामला है। या फिर उनका मामला है जिनके परिजन का निधन हो गया था और जिनको अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। अब ये दोनों जो हैं उसमें कुछ केस ऐसे हैं। रायगढ़ के एक केस के बारे में जानकारी लगी, उसको मात्र 6 महीने पहले मिला है। उसका डीएड टेट कंप्लीट हुआ तो 6 महीने पहले उसको नियुक्ति दी गई। अब उसको 1.5 साल रुकना ही पड़ेगा क्योंकि वो परिवीक्षा अवधि उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ऐसे जो शिक्षाकर्मी हैं उनकी संख्या मेरे को लगता है 100 से भी कम होगी। हमारे पास तो 10 के आसपास की जानकारी आई है। एक मोटा मोटा मान ले तो 100 से भी कम है। 16,278 शिक्षाकर्मी ऐसे हैं जिनका 2 वर्ष 1 नवंबर को पूर्ण हो जा रहा है, उन सबका संविलियन होगा। संविलियन होने के बाद अभी जो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको समयमान वेतनमान मिलना चाहिए था, पुनरीक्षित वेतनमान मिलना चाहिए था, या पुराने जो उनके परीक्षा अवधि के एरियर्स का भुगतान नहीं हुआ है, क्या संविलियन के बाद उनके एरियर्स का भुगतान होगा या नहीं होगा? क्या होगा उसका? देखिए, अभी एरियर्स पर कहीं ना कहीं अघोषित रूप से रोक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको लाभ नहीं मिल पाया उसका कारण यह भी है कि हमारे साथी जो हैं अपने स्थानीय कार्यालय में दबाव भी नहीं बना पाते। कुछ साथी जो हैं जो जुझारू किस्म के बेचारे वही जूझते रहते हैं। बाकी साथियों को जब कहा जाता है कि आप अपने जिला पंचायत चले जाइए तो वो घर से ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो जाते नहीं हैं। इस चक्कर में क्या हुआ कि कई जगहों पर दबाव नहीं बन पाया, समय मान नहीं निकल पाया। फिर भी हमारा प्रयास जारी है। राज्य स्तर से हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं, वहाँ से कुछ निर्देश भी नीचे जा रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में चूँकि कोरोना के चलते भी बहुत सारे कार्यालय बंद थे, लेकिन अब धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। फिर से साथियों से अनुरोध, एकजुट रहिए, कार्यालय में जाइए। अपना जो बैच है जो लाभान्वित होने वाला है, कम से कम उतने 20-25 लोग तो कार्यालय जा सकते हैं, सीईओ से बात कर सकते हैं, अध्यक्ष से बात कर सकते हैं। उतने लोग भी खड़े हो जाएंगे तो बहुत होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिलासपुर में जैसे बुलाया गया था जब 5 लोग पहुंचे, लाभ मिलना था 40 लोगों को, उसके बावजूद निकल गया आदेश। ठीक है, वो अलग विषय है कि यहाँ से दबाव बनाते हैं, लेकिन हर जगह आप सोचेंगे कि जिला संयोजक ही जाए या प्रदेश संयोजक ही या कार्रवाई करे या कोई अन्य नेता करे, तो भाई आप क्या करेंगे? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। तो जितने भी जगह पर रुका हुआ है वहाँ के साथ ही खुद का ग्रुप बना हुआ है, एक तारीख तय कर लीजिए, जाइए कार्यालय, जाइए, वीडियो बनाइए, उसको हमको भेजिए, हम राज्य कार्यालय को भी भेजेंगे कि देखिए भाई ऐसा हो रहा है, मंत्रियों को भी भेजेंगे, आपके खुद के स्थानीय पेपर में छपेगा, हल्ला मचेगा तो जानकारी आएगी, लोगों की तो दबाव बनेगा। आप घर बैठे बस मेरा नहीं हुआ है, मेरे को ये मिलना चाहिए था, मेरे को मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए था, आपने क्या किया उसको पाने के लिए? आप भी कुछ करेंगे तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। तो जहाँ दिक्कत हो रही है, जैसे प्रदीप भाई वेतन के लिए भी वहीं ज़्यादा दिक्कत होती है जहाँ के साथी सुस्त हैं। कई जगह ऐसे हैं जहाँ के साथी एक्टिव हैं, वहाँ पर समय पे वेतन मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं बहुत जिलों के जिसको कोई मतलब ही नहीं है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम राज्य से आवंटन जारी करवा देते हैं और नीचे ब्लॉक स्तर पे वो वेतन जारी नहीं करवा पाते हैं, और वहाँ से हमको प्रश्न आता है कि सर हमारे ब्लॉक में वेतन नहीं मिला है, तो क्या हम ब्लॉक में जाके वेतन जमा करवाते जाए एक एक खाते में? ये सोचने वाली बात है। आप फेसबुक पेज देख लीजिए, फेसबुक पेज में हम जैसे मान लो आवंटन दिलवा चुके हैं, किसका? पंचायत विभाग का पूरा आवंटन आ गया है। मान लो आपके जिले में कम है तो आपके जिले से पत्राचार करवाइए ना भाई। आप नहीं करवाएंगे अपने जिले से, आप अपने ब्लॉक से पत्राचार नहीं करेंगे, बस आप कहते रहेंगे वो बाबू बोल रहा है आवंटन नहीं आया है। अब वो बाबू मौखिक बोल रहा है, आप बैठे हुए हैं, तो उसमें किसकी गलती है? भाई आप भी तो कुछ करिए, आपका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए। जहाँ साथी एक्टिव हैं, जिस भी ब्लॉक में
कुछ साथी तो ऐसे भी हैं जहां आवंटन आने के बाद, जैसे हमारी जिम्मेदारी राज्य की है, राज्य से हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं, आवंटन आ रहा है, आरएमएसए और एसएसए में थोड़ा सा दिक्कत आता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आरएमएसए में आता है, उसका 20-22 तारीख तक आता है, क्योंकि वहाँ पर राज्य का भी हिस्सा में केंद्र का भी हिस्सा आना है। एसएसए फिर भी आ जाता है समय पे। पंचायत और नगरीय निकाय तो ठीक चला, नगरीय निकाय इस बार बस थोड़ा सा लेट हुआ, वरना ठीक था, पंचायत का तो आ ही गया है। अब जहाँ पर नहीं आया था राशि, तो वहाँ के कार्यालय में जाके पूछिए ना भाई, कि जब सबको दे रहा है ये कागज़ है, जब बिलासपुर जिला को दे रहा है तो फिर आपसे क्या दिक्कत है, जब इस जिले को दे रहा है तो आपसे क्या दिक्कत है। आप सवाल तो उठाइए, आप जाएंगे नहीं, केवल चिल्लाते रहेंगे थोड़े होगा। सिविलियन में भी वैसा ही होगा, वो साथी सिविलियन से चूक जाएंगे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी प्राण नहीं बना है बहुत सारे लोगों का, अब वो खुद क्या कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं कुछ। तो भाई एक तरफा दबाव से नहीं होगा। आपने भी इतने साल क्या किया, अगर नहीं मिला तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। देखिए, आपको सपोर्ट कोई कर सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। जो नहीं लिए थे वही पिछले बार भुगते हैं, जनवरी में नहीं था। एक चीज़ समझ लीजिए, इसी सवाल से अपन प्राण को जोड़ लेते हैं। प्राण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्राण के महत्वता को आप ऐसे समझिए कि अगर आपका प्राण नहीं रहेगा, तो जब सिविलियन होगा स्कूल शिक्षा विभाग का, तो वो जो राशि कटौती होगी स्कूल शिक्षा विभाग वाली, जो नियम से होती है, जिसको सीधे आपके खाते में डाला जाता है, वो किस में डालेगा? प्राण शिफ्ट तभी कराएंगे ना जब आपका प्राण बना रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि सिविलियन होने के बाद, एम्प्लॉय कोड जनरेट होने के बाद, प्राण शिफ्टिंग के फॉर्म को आप जमा कीजिए, और जमा करने के बाद उसका प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन करते रहिए कि भाई कहाँ पहुँचा, कब आएगा, और जैसे ही वो आपका प्राण शिफ्ट होकर स्कूल शिक्षा विभाग में जुड़ जाएगा, वैसे ही आपके खाते में वेतन भी चला जाएगा और वो राशि भी वहाँ पर कटौती वाली चली जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जो ध्यान नहीं देंगे वो बाद में पछताएंगे। हम लगातार मुहिम चला रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी गड़बड़ी स्थानीय स्तर पर है, कल भी हमने नगरीय क्षेत्र के लिए चलवाया है। हम वहाँ भी एक मैडम हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको भेजेंगे पूरी जानकारी। पंचायत के लिए भी हमने भेजा था, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियाँ निचले स्तर से है। जब तक निचले स्तर के साथ ही नहीं जूझेंगे, ब्लॉक तक हम भी हर ब्लॉक तक पहुंच जाए संभव नहीं है। जिला संयोजक की भी अपनी एक लिमिटेशन है, और हमने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसमें जिला संयोजक लास्ट स्ट्रक्चर था फिलहाल, क्योंकि आप साथ नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं कि जिनको ब्लॉक संयोजक बनना है वो हमको बता दे कि मैं ब्लॉक की ईमानदारी जानकारी वो जिम्मेदारी लूँगा। 2-3 चीज़ें हैं भाई जिसको आपको पालन करना पड़ेगा। पहला, आप पैसा नहीं खाएंगे, किसी से चंदा वसूली नहीं करेंगे। दूसरा, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेंगे, किसी से काम के नाम में पैसा नहीं लेंगे। ये सब अगर आपको स्वीकार है तो आप हमारे ब्लॉक संयोजक बन सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं देंगे जो हमारे नाम पर वसूली करे। बस इतनी सी बात है, आप जिम्मेदारी लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। प्राण को लेकर जो बात कर रहे थे, बहुत सारे साथियों का कहना है कि उनके पास प्राण नहीं है, प्राण नंबर नहीं है, तो क्या उनका संविलियन होगा या नहीं होगा? सिविलियन होगा, लेकिन वेतन तब जाएगा जब आपका प्राण नंबर जनरेट हो जाएगा। सिविलियन होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक साथी का कहना है कि जो पहले भर्ती हो रहे हैं, अभी जो नए शिक्षक भर्ती हो रही है और हमारा संविलियन हो रहा है, तो आगे चलकर क्या ऐसा होगा कि वो चूँकि शिक्षा विभाग ई कैडर में जा रहे हैं, ई संवर्ग में जा रहे हैं, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा, हमारा नहीं हो पाएगा, हम उनसे जूनियर ही रह जाएंगे? क्योंकि अभी जो राजपत्र है उसमें इस तरह का प्रावधान है कि पहले प्रमोशन उनको दिया जाएगा। देखिए, आप ध्यान होगा आपको, 2007 भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2012 भर्ती एवं पदोन्नति नियम, उससे पहले 2007 से भी पहले रहा होगा 2003। इनका होता क्या है, हर 4-5 साल में भर्ती एवं पदोन्नति नियम चेंज होता है। उस समय जो रहता है स्थिति, उसके हिसाब से भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाया जाता है। समय समय पर नियम चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब जो 2019 में बना है यही फुल एंड फाइनल, अब इसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। 2-3 चीज़ें समझिए। अभी की स्थिति में कौन कौन सा वर्ग है? अभी की स्थिति में रेगुलर शिक्षक हैं, फिर शिक्षाकर्मी हैं जो सिविलियन होकर आए हैं, फिर हम बचे हैं बीच वाले जिनका सिविलियन बाकी है, हमको जाना है, क्योंकि हम गए नहीं इसलिए हमारा है नहीं, लेकिन जब हम चले जाएंगे तो वही हो जाएगा। और एक नया कैडर, ये सब उसी से संचालित हो रहे हैं। तो अभी क्या है, जैसे प्रमोशन के लिए 65% रेगुलर को दिया है, 35% शिक्षाकर्मियों को दिया है। अगर प्रचार की बात कर ले तो कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ साल बाद, 2-4 साल 6 साल बाद रेगुलर शिक्षक पूरे खत्म हो जाएंगे। तो एलबी संवर्ग की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। जो अभी भर्ती होंगे उनकी संख्या कितनी रहेगी? 15,000। तो भाई 65% पद को 15,000 के लिए और 35% पद को 1,48,000 के लिए तो रखेगा नहीं, तो रेशियो चेंज होगा। उस समय फिर राजपत्र नया बनेगा, इस रेशियो को चेंज कर जाएगा। समय समय पर राजपत्र चेंज होते रहता है, कभी कुछ और था, कभी कुछ और है, कभी कुछ और होगा। तो आप क्या करना है, आपको आप बस एक चीज़ को ध्यान दीजिए। देखिए, बहुत सारे सवाल मेरे को ये भी पूछते हैं कि नई भर्ती में हमारा चयन हो गया, हम क्या करें?
नई भर्ती में नुकसान क्या है, पहले इस चीज़ को देखिए। सबसे पहली बात, आपका सिविलियन होता है, आप मूल शिक्षा विभाग कर्मचारी हो गए, सब रूल रेगुलेशन आपके ऊपर लागू हो गया, कोई परीक्षा अवधि नहीं, आप सीधे मूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो गए। पहले दिन से आपको वही लाभ मिलेगा। लेवल 9, लेवल 8, लेवल 6 पे आप चले गए, फिक्सेशन हो गया, अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता हो गई, दुनिया भर की जो सुविधाएं वो मिलनी चालू हो गई। अगर आप नई भर्ती में जाते हैं तो क्या होगा, नई भर्ती में जाएंगे तो जो आपका पुराना सेवा स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई साथी अभी सिविलियन हुआ, कब, 1 नवंबर को, और 1 दिसंबर को नई नियुक्ति में चला गया, तो उसकी सेवा की गणना होगी केवल 1 महीने की। यानी अपने जो नई भर्ती वाले साथी आएंगे उससे तो वो ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको 1 महीने का लाभ मिल रहा है, उसका 1 महीने का सर्विस जो स्कूल शिक्षा विभाग में उसको काउंट किया जाएगा। ठीक है, आप उनसे वरिष्ठ रहेंगे। वेतन में क्या अंतर आएगा, अगर आप व्याख्याता हैं तो आपको मिलेगा पहले साल 70%, 3 साल की परीक्षा अवधि भी आपको काटनी पड़ेगी, तो 3 साल की परीक्षा अवधि आप काटेंगे और 70% आपको वेतन मिलेगा। किसका, मूल जो वेतन है। तो जैसे मान लीजिए अपन चलते हैं ओवरऑल में 38,100, ये मूल वेतन व्याख्याता का, तो अब इसका 70% ले लीजिए आप, 30% राशि कट जाएगी, तो वही करीब जाके आप 27,000 कुछ में सेट हो जाएंगे पहले साल। ठीक है, दूसरे साल 31,000 कुछ में सेट हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे साल 4,000 और बढ़ा लीजिए। ठीक है, ऐसा कर करके और चौथे साल आपको पूरा मिलेगा। अब होगा क्या, बाकी जो भत्ते हैं, ठीक है, जिसमें आपका गतिरोध भत्ता आता है 600 रुपये, महंगाई भत्ता आता है, HRA, वो सब मिलेगा, वो उतना ही मिलेगा जितना बाकी रेगुलर शिक्षक को मिलता है। फिर भी जो अंतर आया, जैसे लगभग 12,000 का अंतर आ रहा था पहले साल में व्याख्याता का, तो वो वेतन में तो अंतर आ गया आपका, उतने का आपको 1 साल में लॉस हुआ, तो 12,000 गुणित 12,000 कर लीजिए, लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान आपको पहले साल हो गया। फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल अंतर जो रहेगा वो कम होगा। पहले साल जैसे 1.5 लाख का नुकसान, दूसरे साल 1 लाख का नुकसान, तीसरे साल 50,000 का, हर पद के हिसाब से अलग हो जाएगा, लेकिन इतना ओवरऑल नुकसान होगा। फिर आप यदि अच्छे पद में हैं तो ये मान के चलिए कि जितने भी शिक्षाकर्मी साथी सभी अच्छे अच्छे जगह में भर गए हैं अभी, तो नई नियुक्ति जो होगी वो दूर दराज में होगी। फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आपको आपके ज़िले में नियुक्ति मिल जाए, हो सकता है आप अभी हैं, बाद में आप किसी दूसरे ज़िले में आपको फेंक दिया जाए इस सूची के हिसाब से, या हो सकता है अपने ही ज़िले में 70 किलोमीटर दूर का स्कूल आपको मिल जाए, तो ये सब तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आप सही जगह पर हैं, वर्ग 3 में हैं और वर्ग 3 में ही नौकरी लग रही है, या वर्ग 2 में है, वर्ग 2 में ही नौकरी लग रही है, या वर्ग 1 में, वर्ग 1 में नौकरी लग रही है, या फिर वर्ग 2 से वर्ग 1 हो रहा है, वर्ग 3 से वर्ग 1 हो रहा है, तब आप सोचिए, तब आप एक बार सोचिए कि क्या जाया जा सकता है। लेकिन अगर सेम पद पे हो रहा है तो बिल्कुल मत सोचिए, ये बेहतर है, क्योंकि राजपत्र भी जब संशोधित होगा तो उसमें LB को भविष्य में ज़्यादा पद दिए जाएंगे प्रमोशन के लिए, तो इसमें चांस लग जाएगा। लेकिन 3 से 1 का अगर आप छलांग मार रहे हैं तो आप चले जाइए, उस कंडीशन में आपको फायदा है, क्योंकि वर्ग 3 का जो वेतन है वर्ग 1 का 70% भी उतना ही रहेगा, और वर्ग 1 में पहुंच गया मतलब आपने 2 छलांग 2 सीढ़ी तो पहले ही मार दी। उसका जब भी आपका प्रमोशन होगा प्रिंसिपल पोस्ट पे होगा, फिर उसमें आपको ये भी विकल्प रहेगा कि 5 साल बाद आप 10% की जो सीमित भर्ती परीक्षा होनी उसमें भी अपीयर होकर आप प्राचार्य बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को पहले आप समझिए। आप अपने अगर गृह जिले में, जैसे कोई मान लीजिए ट्राइबल बेल्ट में फंसा हुआ है बस्तर में, अब उसको आना है बिलासपुर, इस बार की नियुक्ति में उसको बिलासपुर आने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल आ जाइए, कम से कम आप ट्राइबल से आज़ाद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आप यदि वर्ग 3 में है, सीधे वर्ग 1 में हो रहा है तो चले जाइए। खुद अपने लाभ को कंसीडर कीजिए कि कितना लाभ आपको हो रहा है, बाकी तो सब पत्र में स्पष्ट है, कितना % वेतन मिलना है, क्या मिलना है, वो आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और लाभ की प्राथमिकता आपको हाँ, स्वयं तय करनी और लाभ की होगी। प्राथमिकता हो सकता है आपको घर के पास रहने का लाभ मिल रहा हो सकता है आपके परिवार के साथ रहने का लाभ मिल रहा हो, या हो सकता है आपको पद का लाभ मिल रहा हो, डायरेक्ट वर्ग 3 से आप वर्ग 1 में या व्याख्याता बन रहे हो। देखिए, तो वो तय हर आपको व्यक्ति करना की होगा। प्राथमिकता अलग होती है, किसी को अपने घर के पास रहना पसंद होता है, किसी को आज़ादी चाहिए होती है, घर से दूर ही रहना चाहता है। तो आपकी प्राथमिकता क्या है उसको पहले सेट कीजिए, आप किस प्राथमिकता को लेकर चलेंगे उसके हिसाब से निर्णय लीजिए। प्लस माइनस हमने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यदि बड़ा लाभ हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, वर्ग 3 में सीधे वर्ग 1 में जाते हो, बिल्कुल आंख मूंद कर वो फैसला लीजिए। ट्राइबल से एजुकेशन आ रहे हैं, ट्राइबल से एजुकेशन सिविलियन होने के बाद बहुत मुश्किल है, दोनों विभाग के मंत्रियों की अनुशंसा लगती है, वो बहुत लगभग नामुमकिन टाइप का काम है, बहुत कम लोग का, रेयर जो होते हैं उन्हीं का होता है। तो ऐसा मौका मिला तो बिल्कुल मत चूकिएगा, क्योंकि हमेशा ट्राइबल में फंसे रहने से अच्छा है कि आप एजुकेशन में आ जाइए, अगर आपका घर एजुकेशन में है तो वो सब ध्यान में रखते हुए कीजिए। ठीक है, लेकिन अनावश्यक छलांग मत मारिए, पछताएंगे फिर, क्योंकि
अब ये चीज़ जान लीजिए, आज जो दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा। 5 साल बाद शिक्षा कर्मियों की संख्या, जो सिविलियन हुए हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, रेगुलरों की संख्या कम रहेगी, तब ये रेशियो चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ तभी तक रेशियो है जब तक नियमित शिक्षक बाकी है। जिस दिन नया कैडर जो हमारे बाद आ रहा है उनके साथ हमारी फाइट होगी तो सीधा हमको एडवांटेज मिलेगा उसी 65% का जो आज रेगुलर को मिल रहा है, क्योंकि उस समय हमारी वैल्यू ही रहेगी। एलबी सिर्फ पहचान के लिए लगाया गया है। एलबी पहचान के लिए इसलिए लगाया गया है ताकि ये पता किया जा सके ये सिविलियन से आया हुआ शिक्षाकर्मी है। बाकी एलबी का कोई महत्व नहीं है, वो कैडर है, सिर्फ पहचान के लिए। अधिकारी पहले स्पष्ट कर चुके हैं। बाकी राजपत्र जो बना है वो दोनों के लिए एक बना है, तो उसमें कहीं कोई अंतर नहीं। आने वाले समय में और बेहतर हो जाएगा, ये है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। ये इसको लेकर है कि जिनका अभी 2 साल में संविलियन होने जा रहा है, उनके वेतन को लेकर ही है कि इंक्रीमेंट जिनका अभी अभी जुड़ा है, नियमितीकरण। पहले प्रश्न ये कि जिनका 2 साल हो गया है कि लेकिन नियमितीकरण नहीं हो पाया है, क्या उनका संविलियन होगा या नहीं होगा? और दूसरी बात, जिनका नियमितीकरण हो चुका है उनका, चूँकि नियमितीकरण होकर इंक्रीमेंट जुड़ गया है, तो कोई वेतन में अंतर आएगा क्या? वेतन वाला तो बार बार बता चुके हैं। आप 5 साल भी कर चुके हो, 3 इंक्रीमेंट जोड़ गया है तो भी गारंटी नहीं है कि आपको और वेटेज मिले। कितना वेटेज लेंगे भाई? 8 साल में जो मिलता है वो 5 साल में मिल रहा है, वो ख़त्म है, वो विषय वहीं, ठीक है, उसी से समझ लें। दूसरी बात, नियमितीकरण नहीं हुआ है तो निलंबित हैं, तो इसका भी बता देता हूँ। स्पष्ट है, सिविलियन निर्देश 1 से 15 तक का अध्ययन कीजिए। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका भी नियमितीकरण नहीं हुआ है, जो भी अप्रशिक्षित हैं, सबका सिविलियन होना है। यहाँ तक कि विभाग ने जिनको 2018-19 में छोड़ दिया था और जिन्होंने हम तक जानकारी पहुँचाई, मुझ तक कई साथियों ने जानकारी पहुँचाई थी, बलौदा बाजार के भी थे, सरगुजा रायगढ़ के भी थे, उन सबकी जानकारी मैंने लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री जितेंद्र शुक्ला सर तक पहुँचाई थी और उन्होंने बहुत ही प्राथमिकता से इसको लेते हुए पूरा भी कराया। अभी कुछ दिन पहले भी एक आदेश आया है जिसमें जो साथी छूट गए थे उनका सबका सिविलियन उसी बैकडेट से हो गया है। उनको उनके जिला पंचायतों ने इसलिए छोड़ दिया था कि वो कोई परीक्षाधीन थे, कि किसी का नियमितीकरण नहीं हुआ था। उन्होंने इतने दिन तक हमको बताया नहीं। जब उन्होंने बताया तो हमने तत्काल एक्शन लिया, उसका करवाया। बलौदा बाजार का भी एक साथी था, वो अकेला था बेचारा, उसका भी छूट गया था। जिला पंचायत की गलती थी। मैंने स्वयं जिला पंचायत में जो एपीओ है उनसे बात की और उनका डॉक्यूमेंट भिजवाया कार्यालय, उसका भी हो गया। तो आपके पास उदाहरण है, वो कागज़ हमने डाला भी है, CGSTO एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आपको रोक रहा है किसी जगह में, उस कागज़ को लेके जाइए, दिखाइए कि जिनका छूटा था उनका भी हो गया भैया, तो आप हमारा कैसे रोक रहे हैं। एक भी नियमितीकरण से वंचित साथी नहीं छूटेगा। एक भी साथी जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं, प्रशिक्षित नहीं है, वो नहीं छूटेगा। एक भी साथी ऐसा नहीं है जो अनावश्यक किसी कारण से छोड़ दिया जाए, सबका होना है। यहाँ तक कि जिनका न्यायालय में प्रकरण है कुछ और प्रकार का, नियुक्ति संबंधित होगा तो बात अलग है, तो उन सब का भी किया जाना है। उसका पूरा प्रावधान है, उस प्रावधान को पढ़िए। एक एक बिंदु क्लियर है कि किसका किसमें होना है, किसमें नहीं होना है। संभवतः मेरे को याद आ रहा है सिविलियन निर्देश 7 में है ये सब कुछ, उसका अध्ययन कीजिए। उसके बाद भी कोई विषय आएगा तो इसके नीचे लिखिएगा, लेकिन बिना अध्ययन किए और बिना पूरा सुने मत लिखिएगा। हमारे साथी पूरे ग्रुप में प्रदेश में वायरल करने के बाद भी उसी सवाल को बार बार पूछते हैं, तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि वो किस दुनिया में है। मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं जुड़े हैं, वो फेसबुक ग्रुप में भी नहीं जुड़े हैं, तो उनको जानकारी कहाँ से मिलेगी भाई? घर जाकर तो पहुँचाएंगे नहीं। तो अगर आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। सिविलियन निर्देश 7 को निकाल लीजिए, सिविलियन निर्देश 1 से 15 को डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए अभी सिविलियन होते तक। और कोई भी नियम विरुद्ध बात करता है बाबू, तो ले जाके दिखाइए कि देखिए ये आदेश है, इसके तहत होना है, आप कैसे मना कर रहे हैं। आप मना कर रहे हैं तो मैं श्री जितेंद्र शुक्ला सर को बताता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं सर तक बात पहुँचाऊँगा। वो तो हमारी हर समस्या को सुनते हैं, बस आपका पक्ष सही होना चाहिए। कई साथी क्या करते हैं प्रदीप भाई, जानकारी छुपा कर भी बताते हैं। हाँ, मतलब उनका मामला कुछ और रहता है, हमको कुछ और जानकारी देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम अधिकारी गलत जानकारी देंगे तो भाई कहीं ना कहीं से तो सामने आ ही जाएगा ना। तो आप छुपाइए मत। कई लोग का न्यायालयीन प्रकरण है, कई लोग अभी जेल भी होकर आ गए हैं। 2-3 लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो जेल से भी होकर आ गए हैं। अब उनके लिए फिर कुछ अलग प्रावधान है ना, उसके लिए फिर कुछ अलग प्रावधान है। फिर उसको पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आपकी बर्खास्तगी हो गई है, आप, कई लोग ऐसे हैं जो बर्खास्त हो गए, वो फ़ोन करते हैं कि सर मेरा उस समय ऐसा हो गया था, फालतू आरोप लगा दिया गया था। तो भाई वो लड़ाई आपको उस समय लड़नी थी ना। आप 2010 में बर्खास्त हुए, अब आप बोलेगा कि 2020 में सिविलियन होने के बाद मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन जो हमारे साथी हैं निलंबित वाले, परीक्षाधीन वाले, जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, वो
ये सब निश्चिंत रहें, सबका सिविलियन होना है, सबके लिए जिनका नियम बना D.Ed. हुआ B.Ed है। नहीं है उनको भी हाँ, डीएड बीएड वाले तो देखिए, डीएड बीएड वाले को तो ऐसा है, पंचायत में ये नियम था कि आपको इंक्रीमेंट उसी तारीख को मिलेगा। अभी ऐसा हो गया था जिस तारीख को आपका नियमितीकरण होगा, ठीक है। जैसे मेरा खुद का 13 की नौकरी है, 19 में मेरा नियमितीकरण लगना चालू हुआ है, ठीक है। वो जो इंक्रीमेंट लगता है वो मेरा 19 से लगना चालू, मेरे को नुकसान हुआ। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में जाने के बाद आपको नियमित कर देंगे। इंक्रीमेंट आपका जो रहेगा, एरियस जो रहेगा, वो बाद में जब आप कर लेंगे तो पूरा दे देगा। पंचायत में तो लैप्स हो जाता है, इसमें मिलेगा जब आपका सिविलियन हो जाएगा। आप जब भी बीएड कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आपको स्कूल शिक्षा विभाग वाला एरियस राशि देगा। पंचायत की कोई गारंटी नहीं है, वो नहीं मिलता था, वो लैप्स हो जाता है।